यही का नाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए, विश्लेषण शुरू किया जाए, उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून को लेकर इसी बात का डर था। डर क्या था कि ये देरी से ना आए, और अब देरी से आएगा ये लगभग तय हो गया है। देरी से तो आ ही रहा था, अब देरी बढ़ सकती है। अब गांव में भी आसानी से मिलेगा एजुकेशन लोन। एनबीएफसी ने क्यों की अनसिक्योर्ड लोन से तौबा। अदानी स्टॉक्स पर बढ़ी सर्किट की लिमिट। क्या मतलब है ये समझेंगे। वर्ल्ड बैंक ने घटाया भारत की तरक्की का अनुमान। ओपेक की एकता में दिख रही दरार। यह है दिन की सबसे बड़ी खबर। अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि सऊदी अरब ने ऑयल आउटपुट में, उत्पादन में कमी की। उसका असर बाजार पर नहीं दिखा, लेकिन उस बैठक में और भी कुछ हुआ। दरारें दिखने लगी हैं रिश्तों में ओपेक देशों के बीच। क्या दरारें हैं, क्या इनके मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून देरी से आएगा ऐसा पहले से अनुमान था, आशंका थी। वो आशंका अब गहरी हो गई है, और अब अरब सागर में चक्रवाती तूफान की वजह से मॉनसून के और लेट होने की आशंका गहरी हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अरब सागर में दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। देर रात तक अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका भी है, जिसकी वजह से अरब सागर में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आ सकता है। सर, क्या असर डालेगा ये साइक्लोन? शुभम, मानसून के मौसम में अरब सागर में इस तरीके के साइक्लोन बनने की घटनाएं पहले नहीं देखी गई, और इसके कारण आप इस तरह से समझें कि भारत के दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में मानसून और साइक्लोन के बीच एक किस्म की जद्दोजहद चल रही है, एक किस्म की कुश्ती चल रही है। ये जो नया अरब सागर में जो नया साइक्लोन बन रहा है, जिसे आईएमडी ने, भारत के मौसम विभाग ने रात तक अति गंभीर या वेरी सीवियर होने की भविष्यवाणी की है, ये गोवा के आसपास स्थित है। जबकि मानसून फिलहाल अभी श्रीलंका के दक्षिण इलाके में फंसा हुआ है। ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये चक्रवात है, ये आज शाम तक और कल सुबह तक भारत के तट की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इससे कितना असर होगा, इसका लैंडफॉल कहाँ होगा, इसके मामले में अभी आकलन उपलब्ध नहीं है, पर मौसम विभाग इसकी जानकारी लगातार दे रहा है। इस व्यवस्था के इसकी वजह से भारत में मानसून की आमद अब और देरी से हो सकती है, जो अप्रत्याशित है। आमतौर पर मानसून के आने में देरी तो होती थी, लेकिन 1 जून की जगह आज हम 7 जून में हैं। और अगर आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी को करीब से देखें, इस चक्रवात को लेकर, तूफान को लेकर, जिसका नाम बिपरजॉय है, और ये नाम उसे बांग्लादेश से मिला है। मानसून के नामकरण के हिसाब से अलग अलग देश अपने अपने नाम रखते हैं, और बांग्लादेश का नाम इसे मिला है। इसकी वजह से अगर इस चक्रवात या साइक्लोन का असर अगले 4 या 5 दिन तक रहता है, यानी 12 तारीख तक रहता है, तो 12 तारीख तक मानसून की आमद रुक सकती है, उस पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में हमारे पास 2 तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। आईएमडी ने, भारतीय मौसम विभाग ने भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया कि मानसून कब पहुंचेगा। आखिरी भविष्यवाणी 4 जून के बाद आने की थी। स्काईमेट का यह कहना है कि मानसून 8 से 9 तारीख तक केरल के तट पर प्रवेश कर सकता है या दस्तक दे सकता है। और इस समय भारत के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह सबसे बड़ा घटनाक्रम है, और ये इस तरीके का मौसमी बदलाव मानसून के मौसम में दुर्लभ ही देखा जाता है। इसलिए मानसून की आमद बुरी तरह प्रभावित हुई है। सर, अब सामान्य रहेगा, इसकी कितनी संभावना बची? अगर आमद के हिसाब से देखें तो मानसून के सामान्य होने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि सामान्य रूप से मानसून अपने सामान्य गति से या सामान्य तरीके से नहीं आ रहा है। इस विस्तार से आने के बाद अब मानसून की जो ट्रेजेक्ट्री है, मानसून की जो यात्रा है, जो केरल के तट से शुरू होती है और भारत के भीतरी हिस्सों तक जाते हुए पूर्व तक पहुंचती, उसमें भी देरी होना तय है। जैसे कि 12 से 15 जून के आसपास महाराष्ट्र के आसपास पहुंचता है। पूर्वी भारत के हिस्से जिनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पिछले साल भी वहाँ बारिश कम हुई थी, उनके लिए भी चुनौती है। अब 2 तरीके के अनुमान हमारे पास है। मौसम विभाग ने जैसा हमने बताया कुछ नहीं बताया मानसून सामान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, आखिरी भविष्यवाणी ही हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन स्काईमेट का जो आकलन है और जो आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं मानसून की तीव्रता के जो चार्ट या जो ग्राफ हमें दिख रहे हैं, उस हिसाब से अगर मानसून 8, 9 या 10 तारीख के आसपास प्रवेश करता भी है तो माइल्ड और कमजोर मानसून होगा, यानी पूरी ताकत के साथ नहीं आएगा। और स्वाभाविक सी बात भी है कि साइक्लोन के बीच में मानसूनी हवाओं में शायद वो ताकत नहीं रहेगी। जब मानसून का लैंडफॉल होता है, मानसून आता है और पहुंचना शुरू करता है, उसके बाद हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि मानसून की गति कितनी है और उसकी ताकत कितनी है, कि वो देश के भीतरी हिस्से जहां सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, खरीफ की फसल का दारोमदार है, वहां उसका क्या असर रहेगा। लेकिन मानसून को लेकर अब सामान्य होने की संभावनाएं कम होती चली जा रही हैं।
एक तरफ मानसून में देरी हो रही है, दूसरी तरफ पूर्वी भारत में गर्मी की लहर चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी की लहर की आशंका जताई है। इस वजह से पूर्वी भारत में खरीफ की बुआई प्रभावित होने की आशंका है। पिछले साल पूर्वी भारत में मानसून की बरसात कम हुई थी, जिस वजह से धान की खेती पर भी असर देखने को मिला था। सर, इन इलाकों में हीट वेव क्या बता रही है, मानसून के आकलन क्या बता रहे हैं? इन इलाकों की हीट वेव मौसम विभाग के अपने अनुमान के हिसाब से है, क्योंकि पता था कि जून में इस इलाके में काफ़ी गर्मी होगी। पर यहाँ जो चिंता की बात है वो इसलिए कि पिछले साल भी इस इलाके में मानसून की सामान्य बारिश नहीं हुई थी। एक बड़ा हिस्सा भारत का पिछले साल भी मानसून समग्र रूप से सामान्य था, लेकिन जो क्षेत्रीय वितरण था वर्षा का वो बहुत कमज़ोर था और उस वजह से इस इलाके में पिछले साल भी बारिश कम हुई थी। अब जबकि मानसून में देरी स्पष्ट रूप से दिख रही है, कम से कम 10 दिन की देरी की संभावना दिखाई दे रही है, तो पूर्वी भारत में खेती को लेकर चिंता बढ़ने लगी। और हमें ध्यान रखना होगा कि भारत की खरीफ की फसल का एक बड़ा दारोमदार इस हिस्से से आता है, इस हिस्से से बड़ी फसल आती है। अब इस क्षेत्र में गर्मी जो कि इस समय दिखाई दे रही है, इसका असर रिजर्वायर पर, भूजल पर, ग्राउंड वाटर पर तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर मानसून धीमा है और कमज़ोर है और उसकी रफ्तार बीच में टूट जाती है तो इस इलाके में खेती को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। अनाज और दाल के मोर्चे पर महंगाई फिर से चिंता बनकर उभर रही है। गेहूं की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। बीते अगर आप एक महीने में देखें तो भाव 200 रुपये तक बढ़ गए हैं। अब इस वजह से संभावना है कि खुले बाजार में सरकारी गेहूं की बिक्री जल्दी शुरू हो सकती है। हालांकि इस साल सरकार की गेहूं खरीद लक्ष्य के मुकाबले 80 लाख टन कम रही थी, जिस वजह से खुले बाजार में भी सरकार बड़े हाथ खोलकर गेहूं की बिक्री नहीं कर पाएगी। सरकारी एजेंसियों ने मई के अंत तक 262 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि लक्ष्य 341 लाख टन का था। ऊपर से अप्रैल के बाद अब तक गेहूं की कीमतें 200 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। अगर आप अप्रैल के अंत की बात करें तो दिल्ली की मंडी में जो गेहूं का भाव था 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 2510 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर आप दालों की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 3 दलहन की सरकारी खरीद पर लगी 40% कैपिंग हटा दी है। ये कैपिंग तुअर, उड़द और मसूर पर लगी थी। कैपिंग हटने के बाद अब किसान प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू होने पर इन तीनों दलहन जितनी चाहें उतनी मात्रा में सरकार को बेच सकेंगे। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। प्राइस सपोर्ट स्कीम तब लागू होती है जब फसलों का भाव समर्थन मूल्य के नीचे चला जाता है। सर, दाल और गेहूं को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? गेहूं को लेकर सरकार की तरफ से जो ओपन मार्केट सेल का संकेत दिया गया वो बाजार में कीमतें तोड़ने की ही क्या ही संकेत था। और बाजार में जो महंगाई की अंतर्धारणा अनाज में, खासतौर से गेहूं में बनी हुई है, और हम एक अप्रत्याशित सी परिस्थिति अनाज के बाजार में पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि फसल के ठीक दौरान जब फसल की कटाई होती है, फसल सरकार के गोदामों में, किसान के घरों में और बाकी गोदामों में पहुंचती, उस समय भी कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। अब इस समय अनाज के बाजार में 2 तरीके के दबाव काम कर रहे हैं। एक तो सरकार के पास पर्याप्त अनाज भंडार नहीं है, ये बाजार को पता है। दूसरी बात यह कि खरीफ के को लेकर आशंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मानसून को लेकर हमने आपको बताया कि मानसून की कमजोरी, खरीफ में बारिश की कमी और बुवाई पर असर पड़ने की संभावनाओं के साथ भरी हुई है। और इस स्थिति में सरकार की तरफ से संकेत इसलिए दिया गया ताकि बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावनाओं पर थोड़ा विराम लगाया जा सके। दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से नेफेड की खरीद के लिए, नेफेड को सुविधा देने के लिए और ज़्यादा खरीद का प्रोत्साहन दे रही है। और इसलिए PSS स्कीम, जिसका जिक्र शुभम ने आपके साथ पास किया, कि किसानों को अब और ज़्यादा दालें बेचने की छूट मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियाँ बाजार की दृष्टि से कैसे काम करेंगी, ये देखना होगा हमें आगे। फिलहाल अगर आप मानसून, गेहूँ और दाल की तीनों की ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिकोण है, इसे देखें तो ये खाद्य महंगाई को ताकत देता दिख रहा है। अगले 2 महीनों के दौरान खाद्य महंगाई पर इसका असर हमें दिखेगा। गेहूं पर और दाल पर तो बात चली रही थी। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने आज खरीफ फसलों के लिए भी MSP को घोषित कर दिया है। सर, कितनी बड़ी MSP? ये सबसे महत्वपूर्ण खबर थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि खरीफ के लिए इसी महीने में समर्थन मूल्य की घोषणा होनी थी। मानसून की कमजोरी की छाया, सूखे की संभावना, बारिश की कमी की संभावना के बीच सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। समर्थन मूल्य के जरिए सरकार एक कोशिश करेगी कि इस बार थोड़ी सी बुवाई बेहतर हो सके। धान पर का जो A ग्रेड धान है उसका समर्थन मूल्य 2060 रुपये से बढ़ाकर 2203 रुपये किया गया। लगभग 180 से 190 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2040 से बढ़ाकर 2183 रुपये किया गया है।
कपास के समर्थन मूल्य को भी 6,080 रुपये से बढ़ाकर 6620 रुपये किया गया है। दालों में भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जो चार्ट हमारे पास आया उस हिसाब से मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपये से बढ़ाकर 8558 रुपये किया गया है। उड़द का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है लगभग 300 रुपये के आसपास। तुअर के समर्थन मूल्य में भी करीब 400 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से इन आंकड़ों को देखें तो धान और तुअर के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी काफ़ी ऊंची है, और ये शायद इस वजह से की गई है क्योंकि पिछले साल सरकार के अनाज भंडार में पर्याप्त गेहूं नहीं था। पिछले साल भी हमने गेहूं की फसल पर के समर्थन मूल्य के बाद भी गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं देखी। तो इस साल सरकार का प्रोत्साहन ये है कि बाजार में कीमतें ऊंची रखी जाएं। मक्का का समर्थन मूल्य भी 1962 रुपये से बढ़ाकर 2090 रुपये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन ICAI और 12 सरकारी बैंक ने अगले 3 महीने में एक पोर्टल शुरू करने का प्लान बनाया है। ये पोर्टल कंपनियों के अकाउंट बैलेंस की पुष्टि करेगा। इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही ऑडिटिंग कॉस्ट में कमी आएगी। इस प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट बैंक और म्यूचुअल फंड को भी शामिल किए जाने की योजना है। सर, क्यों बनाया जा रहा है, क्या प्लेटफॉर्म है ये? महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, और इस घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है वो समझना ज़रूरी है। जब भी कोई कंपनी, किसी कंपनी का ऑडिट होता है और ऑडिट के समय ऑडिटर उसके अकाउंट्स देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कंपनी जो सूचनाएं दे रही है उस हिसाब से उतना बैंक बैलेंस या उतनी डिपॉजिट या उतनी बैंक गारंटीज बैंक में मौजूद है कि नहीं है। पिछले कई सारे ऑडिट के मामलों में ऐसा देखा गया कि कंपनियों ने ऑडिटर्स को जो सूचना दी और जितना FD जितना बैंक बैलेंस या रिजर्व बताया बैंकों में, उतना बैंक बैलेंस और रिजर्व नहीं था, और ऑडिटर्स ने उसे वास्तविक मानकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रख दिया, और उसके बाद उसमें चूक, गफलत और घोटाले पाए गए। तो इसलिए अब एक नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है जिसमें ऑडिटर्स को सुविधा दी जाएगी कि वो कंपनी के खातों का ऑडिट करते समय, जिस समय ऑडिट क्लोज कर रहे हैं उस समय वो बैंक से सीधे एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन लेकर और जानकारी लेकर ये पता चला सकें कि कंपनी ने जितने बैंक बैलेंस की जानकारी दी है या बैंक में जितने जमा की जानकारी दी है उसके करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में और बाकी अकाउंट्स में जितना पैसा है वो वास्तव में वहाँ मौजूद है कि नहीं है। और इससे अकाउंटिंग में बड़ी पारदर्शिता आएगी। बैंकों को अभी तक ऑडिटर्स को अपनी तरफ से किसी कंपनी के, किसी व्यक्ति के खाते के बारे में जानकारी लेने का अधिकार या छूट नहीं था, लेकिन ऑडिट प्रक्रिया के तहत अब बैंक उन्हें ये सूचना देंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से आने वाले दिनों में एजुकेशन लोन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एजुकेशन लोन को एजुकेशन लोन की क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के दायरे में कर दिया है। ऐसा होने से जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन लोन के लिए रुझान बढ़ेगा, साथ में ग्रामीण बैंक भी दूसरे बैंकों की तरह एजुकेशन लोन दे सकेंगे। क्या मतलब है सर इस कदम का? ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे देखना होगा कि अगले 1 साल 1.5 साल में इसका असर कैसे होगा, क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले कर्ज थे वो केवल पब्लिक सेक्टर के बैंक या प्राइवेट बैंक ही देते थे। सरकार इसके लक्ष्य भी तय करती थी, और पिछले 2-3 सालों में हालांकि एजुकेशन लोन की मांग बढ़ी है। एजुकेशन लोन लेने वाले लोगों की, परिवारों की और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं। हम आंकड़े देख रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच में अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए। जैसे 22-23 में 20,450 करोड़ रुपए का टारगेट था, जिससे केवल 17,746 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए। सरकार अब रीजनल रूरल बैंक्स को भी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनको भी एजुकेशन लोन के प्रोसेस में शामिल कर रही है। यानी अब ग्रामीण इलाकों के बैंक भी आपको उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए कर्ज दे सकेंगे, और इसके जरिए एजुकेशन लोन के पोर्टफोलियो में विस्तार की कोशिश की जा रही है। ये पहल महत्वपूर्ण है। ये देखना होगा कि रीजनल रूरल बैंक किस तरीके का ढांचा बनाते हैं, किस तरीके की शर्तें रखते हैं और किस दर पर एजुकेशन लोन देते हैं। गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले बिना गारंटी के लोन में मार्च तिमाही के दौरान 15% की गिरावट देखने को मिली है। ध्यान से सुनिए, समझिए इस खबर को कि NBFC जाने ही ऐसे लोन के लिए जाते थे जिन्हें बैंक नहीं देता था। तो उनमें बड़ी मात्रा होती थी, बड़ी संख्या में ऐसे लोन होते थे जो अनसिक्योर्ड थे। लेकिन अब वित्त उद्योग विकास परिषद की तरफ से जानकारी सामने आई है कि NBFCs भी अनसिक्योर्ड लोन से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल में ही रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के लोन को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। सर, क्यों कम हो गए ये लोन? अनसिक्योर्ड लोन को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से सख्ती बढ़ रही है, और ये सख्ती NBFCs पर सीधे नहीं की गई है, शुभ में सख्ती बैंकों पर की गई है। जैसा हमें पता है कि बैंक ही NBFCs को कर्ज देते हैं, NBFCs के बॉन्ड में निवेश करते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि पिछले 1 साल के दौरान NBFCs को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को या शैडो बैंक्स को बैंक के कर्ज में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बैंकों का ही पैसा
पैसा है बचतकर्ताओं का ही पैसा है जो एनबीएफसी के पास जाता है और उसे एनबीएफसी आगे देते हैं। एनबीएफसी आमतौर पर अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए जाने जाते हैं, यानी ये उन लोगों को लोन देते हैं जिनकी साख वैसी नहीं है, जिनके पास कुछ मॉर्गेज नहीं है, जिन्हें आसानी से पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक से कर्ज नहीं मिलता है। लेकिन अब जबकि ये सख्ती शुरू हो रही है तो अनसिक्योर्ड लोन की में कमी आ रही। तो कौन से लोन्स में कमी आएगी? इसमें क्रेडिट कार्ड के बदले दिए जाने वाले लोन्स में कमी आएगी, कंज्यूमर फाइनेंस में कमी आएगी, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल परचेज के लिए किए जाने वाले कर्ज में कमी आएगी जो एनबीएफसीज आमतौर पर देती हैं, जिनमें बैंक शामिल नहीं होते हैं। लेकिन इससे रिजर्व बैंक बैंकों की तरफ से जो अनसिक्योर्ड लोन का रिस्क है उसे कम करने की और उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है। अदानी समूह से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली बड़ी खबर सुनिए, एनएसई और बीएसई दोनों ने अदानी समूह की 4 कंपनियों की अपर सर्किट की लिमिट बढ़ाई है। सर्किट की लिमिट से क्या होता है कि जब कोई स्टॉक चलता है और एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है तो उसके ट्रेडिंग पे कुछ देर के लिए रोक लगा दी जाती है, उस दिन के लिए उसका ट्रेड बंद कर दिया जाता है। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर, अदानी ट्रांसमिशन की अपर सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये स्टॉक 10% जब चल जाएगा एक ही दिन में, एक ही कारोबारी सत्र में, तब इसकी ट्रेडिंग रोकी जाएगी। अदानी पावर की अपर सर्किट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? अपर सर्किट की लिमिट घटाई क्यों जाती है? जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वॉलेटिलिटी थमी रहे, निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अपर सर्किट लिमिट को घटाया जाता है। लेकिन अब वॉलेटिलिटी थमती दिख रही है, समूह से जुड़ी जो खबरें थी बहुत तेज़ी से आ रही थी, अब उनकी रफ्तार कुछ कम हुई है, तो ये सर्किट लिमिट को अब दोबारा से सुधारा गया है। दूसरी खबर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिच रेटिंग की जो संस्था है क्रेडिट साइड, उसने अदानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब अदानी समूह की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। हालांकि सभी कंपनियों में ये हाल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कर्ज उतारने की क्षमता जो है पहले से सुधरी है। सर, क्रेडिट साइड की रिपोर्ट में क्या कहा गया और इसका असर अदानी समूह की पर क्या होगा? शुभम, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि अडानी समूह का जो EBITDA टू डेट रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। पिछले साल क्रेडिट साइड की रिपोर्ट थी, वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जहां से अडानी समूह के कर्ज को लेकर चिंताएं आना शुरू हुई थी। और ये रिपोर्ट उस वक्त आई थी जब अडानी समूह ने होलसिम से अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था और उसके बाद अडानी समूह पर रिकॉर्ड कर्ज था और कर्ज की समस्या संकट बढ़ते 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 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक आया। हालांकि कर्ज की समस्या के पैरेलल अडानी समूह में ट्रांसपेरेंसी के, गवर्नेंस के गहरे इशूज़ हैं जिनकी जाँच चल रही है। पर फंडामेंटल्स के आधार पर देखें तो कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती कर्ज थी और उस कर्ज को लेकर पिछले 6 महीने के अंदर जो कोशिशें की गई, खासतौर से जो शॉर्ट टर्म लोन लिए गए, जो स्टॉक्स के अगेंस्ट लोन लिए गए, उनको चुकाया गया। उन चुकाने के कारण अडानी समूह की 3-4 कंपनियों की कर्ज की रेटिंग में थोड़ी, रेटिंग तो नहीं लेकिन कर्ज की परिस्थिति में बदलाव हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है कर्ज को लेकर। और इस बीच में एक खबर और भी आई, जिस खबर का अडानी समूह ने भी पुष्टि नहीं की, लेकिन ये ऐसी खबरें हैं कि अडानी समूह ने 4 महीने बाद अपना जो पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लांट है मुंद्रा पेट्रोकेम का, PVC, उस पर काम दोबारा शुरू कर दिया है। खबर इस बात की भी थी कि अडानी समूह शायद कुछ बैंकों से क्रेडिट लाइन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है। तो अगर अडानी समूह को कोई नई क्रेडिट लाइन मिलती है, बैंकर्स इस परियोजना के विस्तार के लिए नए सिरे से कर्ज देते हैं, तो हमें माना जाना चाहिए कि कर्ज को लेकर, अडानी समूह के कर्ज को लेकर बैंकों में थोड़ी सी चिंता कम हो रही है। हालांकि कंफर्म नहीं है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 35,000 करोड़ रुपए है। अडानी समूह जब संकट में फंसा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद इस समूह ने इस PVC प्लांट के ऊपर अपनी विस्तार योजना पर अमल रोक दिया था। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने $1.2 अरब के कर्ज की किस्त चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया है। ऐसा कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये डिफॉल्ट की ही कैटेगरी में है। कंपनी को 5 जून तक $4 करोड़ का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। बायजूस ने जानबूझकर $4 करोड़ का भुगतान नहीं किया और मंगलवार को कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि उसने संबंधित बैंकों पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस डाल रखा है। केस जब निपट जाएगा तब हम ये भुगतान करेंगे। सर, हो क्या रहा है ये बायजूस में? बायजूस की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 1 साल से हम लगातार इस पर अलग अलग तरीके से बायजूस के अकाउंट्स को लेकर, बायजूस के कर्ज को लेकर, बायजूस के वैल्यूएशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घट के $8.5 बिलियन के आसपास आ गया है। इस घटना को अगर हम बायजूस के नज़रिए से देखें तो ये तय है कि बायजूस को ये कर चुकाना था। आकाश का एक IPO लाने की कोशिश की जा रही थी और इस तरह की कोशिश चल रही थी। ऐसा लगता है कि बायजूस के पास संसाधन नहीं थे पर्याप्त, इसलिए कर्ज नहीं चुकाया गया। हालांकि कंपनी का कहना यह है कि जो लोन देने वाली कंपनी थी उसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, उसने दबाव बनाया। कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, बल्कि कंपनी इस भुगतान को नहीं करना चाहती है और भुगतान की क्लेम को वो चैलेंज कर रही है। लेकिन अगर अंदर खाने बाजार के भीतर परिस्थिति देखें, वैल्यूएशन में गिरावट देखें, कंपनी के बढ़ते हुए घाटों को देखें, एजुकेशन का एडटेक के मार्केट को सिकुड़ता हुआ देखें, तो इससे आपको ये महसूस होगा कि किसी न किसी स्थिति में बायजूस के लिए
अब वित्तीय स्थितियां मुश्किल हो रही हैं। और चूंकि एक बार आप किसी ऐसे डिस्प्यूट में जाते हैं जहां पर कर्ज नहीं चुका पाते, भले ही वो तकनीकी तौर पर डिफ़ॉल्ट कहा जाए या ना कहा जाए, इसका असर बाकी कर्जदारों पर, बाकी वित्तीय साख पर भी पड़ता है। और ये समस्या पूरे टेक स्टार्टअप स्पेस में दिखाई दे रही है कि टेक स्टार्टअप कंपनियों ने शुरुआत तो अपनी की थी इक्विटी बेचकर और निवेश लेकर, फिर बाद में उन्होंने कर्ज लेने शुरू कर दिए थे। और बायजूस जैसी कंपनी जब कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस कर रही तो बाकी कंपनियों के लिए भी चुनौती दिखाई दे रही है। कोरोना के बाद देश में अप्रवासी भारतीयों की तरफ से प्रॉपर्टी खरीद में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और कोरोना से पहले के दौर से तुलना की जाए तो अप्रवासी भारतीयों की प्रॉपर्टी खरीद दोगुनी हो चुकी है। कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी कुल प्रॉपर्टी में अप्रवासी भारतीयों की तरफ से खरीदी गई प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी 20% है। क्यों आई सर ये तेजी? अनिवासी भारतीय भारत के प्रॉपर्टी बाजार में वापस लौट रहे हैं और इसमें एक बड़ा घटनाक्रम है, जो बड़ा बदलाव भारत के प्रॉपर्टी बाजार में पिछले 6-7 महीनों में आया है, कोविड के बाद वो आया है कि भारत में जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, जो महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं 1 करोड़ प्लस प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। और अब धीमे धीमे जो बड़े बिल्डर्स हैं उन्होंने भी अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते मकानों से अलग हटकर NRI मार्केट पर फोकस करना शुरू किया है। क्योंकि भारतीय प्रॉपर्टी के बाजार में इससे पहले का जो बूम था, जिससे पहले का चरण था, वो मध्यवर्गीय मकानों का था। पहली बार भारतीय बाजार में प्रीमियम हाउसिंग को लेकर, महंगे हाउसिंग को लेकर एक किस्म की डिमांड दिखाई दे रही और इसलिए अनिवासी भारतीयों को बेहतर निवेश के मौके मिल रहे हैं। उनका निवेश ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि डबल हो गया है भारतीय बाजार में। और जो रियल एस्टेट डेवलपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि NRIs को उनकी सेल्स में 20% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। ताजा अनुमान में विश्व बैंक ने कहा है कि 23-24 के दौरान भारत की GDP ग्रोथ 6.3% रह सकती है। इससे पहले यह अनुमान 6.6% का था। विश्व बैंक का ताजा अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमान से भी कम है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सर, क्यों की ये कटौती? ये थोड़ी सरप्राइजिंग थी। भारत की आर्थिक विकास दर में जो जनवरी का अनुमान आया था उससे घटाकर विश्व बैंक ने 6.6% से 6.3% कर दिया, जबकि दुनिया के लिए इस कैलेंडर ईयर में ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में थोड़ी बढ़ोतरी की। हालांकि अगले साल ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में भी कटौती की गई। भारत के लिए जैसा हम बराबर बता रहे हैं कि अगला साल बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगला साल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भारत में निजी निवेश नहीं है, खपत की संभावनाएं सीमित हैं और सरकारों के पास भी निवेश के संसाधन कम हैं। और इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भी भारतीय बाजार में निजी निवेश पर दिखाई देगा। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी, पेंटअप डिमांड, जिसको भी आप कहें, उसका दौर मार्च 2023 तक आकर समाप्त हो चुका है। इसलिए अगले चरण में अगले साल कंपनियों के पास और सरकारों के पास निवेश के उतने संसाधन नहीं हैं महंगी कर्ज के बीच में। और अभी इसमें मानसून की असफलता या मानसून के कमज़ोर होने का असर शामिल नहीं है। तो इसलिए अब जो एक और आकलन आया, इसके आधार पर हम शुरू में मान सकते हैं कि अगले साल की भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जो आकलनों का औसत है वो 5.5% से 6.3% के आसपास आ रहा है। यानी औसतन भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल, यानी जो मौजूदा वित्त वर्ष है जिसमें हम चल रहे हैं 23-24 में, 6% के आसपास रहने की संभावना है। जबकि हम पहली तिमाही में खड़े हुए हैं, तब उस स्थिति में मानसून इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो सामान्य रहता है तो ये ग्रोथ 6-6.5% के आसपास जाएगी, लेकिन अगर मानसून कमज़ोर हुआ तो फिर स्थितियाँ थोड़ी और नीचे की स्थिति में आर्थिक विकास दर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर ओपेक प्लस के सदस्य देश बढ़ चुके हैं। पिछली बैठक में सिर्फ सऊदी अरब ने तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की थी, लेकिन अन्य सदस्य देशों ने उत्पादन कटौती का ऐलान नहीं किया। उल्टे कुछ देशों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है, जिस वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद बनी थी वो टूट गई। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $75 प्रति बैरल के करीब आ गया। उधर भारत में रूस से के तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक साल में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल का रूस से तेल इंपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों से भी आगे निकल गया। मई के दौरान इंडियन ऑयल ने रूस से रोजाना 7.82 लाख बैरल तेल का आयात किया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5.25 लाख बैरल और नायरा ने 1.92 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात किया है। सर, पहला सवाल ये कि सऊदी के फैसले के बाद ओपेक के भीतर हो क्या रहा है? सऊदी के इस फैसले के बाद ओपेक में खासी गहमा गहमी है। और अगर आप भारत से थोड़ा अलग रियाद, वियना और बाकी जगह देखें तो कूटनीतिक रूप पर तौर पर काफ़ी खींचतान चल रही। हुआ ये कि सऊदी अरब ने लगातार दूसरी बार उत्पादन में कटौती की और उत्पादन में कटौती के जरिए कीमतों को बढ़ोतरी देने की या मदद देने की कोशिश की। ऐसा
कमी देखने को मिलता है कि सऊदी जैसा प्रमुख बड़ा उत्पादक जो ओपेक का लीडर भी है और दुनिया का बड़ा स्विंग प्रोड्यूसर है, वो अपने उत्पादन में कटौती करे और उसके बाद भी कीमतें ना बढ़ें। कीमतें कल $75 के आसपास आ गई, अभी 76 के आसपास चल रही हैं। यानी सऊदी जिस स्तर पर इसे ले जाना चाहता है $80, वहाँ उसके आसपास नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा ओपेक के भीतर से खबरें निकली कि रूस और सऊदी अरब के बीच में दरार चौड़ी हो गई। ओपेक में रूस ने उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करने से परोक्ष रूप से मना कर दिया, और इसलिए मना कर दिया क्योंकि रूस को अपने युद्ध के खर्च को निकालने के लिए तेल के उत्पादन की ज़रूरत है। रूस दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल प्रोड्यूसर है। भारत के बारे में भी आपको शुभम ने बताया कि भारत की सरकारी कंपनियां भी रूस से तेल खरीद रही हैं, और जिन बाज़ारों में सऊदी अरब का तेल बिकता है उन बाज़ारों में रूस का सस्ता तेल बिक रहा है। रूस के अलावा जो अफ्रीका के कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी उत्पादन में इतनी तेज कटौती करने की संभावनाओं से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचा। हालांकि उनका कहना था कि वो लंबे समय में 2024 तक ओपेक के फैसले को लागू करेंगे, और यह नतीजा ये हुआ कि बाजार के अंदर मांग और आपूर्ति की वो परिस्थिति नहीं बनी जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS चाहते थे। इसलिए बाजार में जो अंतर्धारणा थी बाजार का जो अंडर करंट था वो बियरिश ही बना रहा, और इस वजह से सऊदी अरब के बीच ओपेक में काफ़ी गहमागहमी दिखी है। ओपेक के भीतर अब इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि सऊदी अरब अपने राजनीतिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगा, कई सारे देशों को इस बात के लिए तैयार करेगा, कन्विंस करेगा कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करें। जुलाई तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। जुलाई में जब सऊदी अरब के उत्पादन में कटौती का दौर सामने आएगा, तब पता चलेगा कि बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या है। सऊदी अरब को एक झटका और लगा। सऊदी अरब ने अपने उत्पादन में कटौती के बाद शुभम कीमतें भी बढ़ा दी एशिया के लिए, और उस वजह से एशिया के जो बायर स्पॉट पर हाजिर पर कच्चा तेल खरीदते थे, उन्होंने ब्राज़ील, रशिया और अमेरिका के स्पॉट बाजार से भी तेल की पूछताछ करनी शुरू कर दी। सर, उत्पादन में कटौती के बाद भी बाजार में कीमतें बढ़ती क्यों नहीं दिखी? उसकी वजह यह है कि दुनिया के जो दो सबसे बड़े बायर हैं कच्चे तेल के, उसमें खासतौर से चाइना जो सबसे बड़ा बायर है, वहाँ से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अभी जो ताज़े आंकड़े देखे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, सर्विसेज के हों, एक्सपोर्ट के हों, वो चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने की संभावना के बारे में का संकेत दे रहे हैं। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी प्राइस इन्फ्लुएंसर है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में अभी बढ़ोतरी के संकेत आने लगे, बेहतर दिखने लगे, तो ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान भी बेहतर हो जाएंगे। जैसे अभी हमने वर्ल्ड बैंक के अनुमान की चर्चा की, विश्व बैंक ने अगले साल दुनिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया, क्योंकि उसे भारत और चीन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावना दिखाई दे रही। और इसलिए दुनिया में अगले 24 या 48 महीनों तक जिस मंदी की आशंका है, उस वजह से कच्चे तेल में एक बियरिश पैटर्न, एक मंदी का दबाव बना हुआ है। इसी से उबारने की कोशिश प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे। वो जिस स्थिति तक चले गए, माना जा रहा है कि उत्पादन में कटौती की एक बार और कोशिश की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब को $80 के प्रति बैरल के आसपास की कीमत चाहिए। सऊदी ने जितना बड़ा निवेश कर रखा है, जो अपने यहाँ बड़े निवेश कर रखे हैं, उसके लिए सऊदी को उस कीमत की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें कच्चे तेल की मांग में किसी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी कहीं ना कहीं ओपेक के भीतर कुछ और भी है। ओपेक के तमाम सदस्य देश चूंकि मंदी के शिकार हैं, उन्हें पिछले 2-2.5 साल की अर्थव्यवस्थाओं में जो मंदी आई उसका संकट झेलना पड़ रहा है, तो वो ओपेक के अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। यानी ओपेक की तरफ से जो उत्पादन में कटौती के लक्ष्य दिए गए, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। सऊदी ये मान रहे हैं, सऊदी के पेट्रोलियम विभाग के लोग और बाकी लोग ये मान रहे हैं कि बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई उस ओपेक के वादे से ज़्यादा हो रही है। यानी कई सारे प्रोड्यूसर बाजार में इतना कच्चा तेल छोड़ रहे हैं, जिससे कि बाजार में मांग और आपूर्ति का असंतुलन हुआ, और जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सर, अब तो सरकारी कंपनियां भी भारत में रूस से तेल खरीद रही हैं, तो उम्मीद माने कि आगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी आएगी? सरकार ने अभी तक तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर ना तो कोई संकेत दिया है और ना कोई इस तरीके का कार्यक्रम दिखाया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की सरकारी कंपनियों और निजी दोनों कंपनियों ने पिछले 1 साल में, अगर आप सिर्फ विंडफॉल टैक्स के नज़रिए से देखें, तो बहुत बड़ा आर्बिट्राज या बहुत बड़ी बचत की है सस्ता कच्चा तेल खरीद कर। सरकार उसे अभी पास ऑन करने के इरादे में नहीं दिखाई देती। शायद चुनावों के आसपास कीमतों में कमी होती दिखाई देगी। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति से भी देखें तो एक अरसा हो गया, करीब 2-3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है जब कच्चे तेल की कीमतें $75-76 के आसपास बनी हुई हैं। इस रोशनी में भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो कम होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने तेल कंपनियों के घाटों को पूरा किया है। अगले 2-3 महीनों में अगर कच्चे तेल की कीमतों में मंदी का दबाव ज़्यादा बनता है, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कटौती होगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की तरफ।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल अगर बंद होती है तो उसके कर्मचारियों के पास एकमात्र विकल्प स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का बचेगा। फिलहाल देश में एमटीएनएल के करीब 3,574 कर्मचारी हैं। मंगलवार को ये खबर आई कि सरकार एमटीएनएल को बंद करके उसकी संपत्तियों को एमबीएसएनएल के साथ अटैच कर सकती है। सरकार ने दिल्ली और मुंबई टेलीकॉम सेवा के लिए 1986 में एमटीएनएल की स्थापना की थी, लेकिन पिछले करीब 15 वर्षों से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। इस साल मार्च अंत तक कंपनी पर कुल 23,500 करोड़ रुपए का कर्ज दर्ज किया गया है। संकट में फंसी एयरलाइन गोफस्ट की तरफ से एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के सामने फिर से ऑपरेशन शुरू करने के लिए भेजे गए प्लान के बाद डीजीसीए ने कंपनी से देनदारियों को लेकर फाइनेंशियल डिटेल मांगी है। साथ में ये भी पूछा है कि कंपनी के पास कामकाज चलाने के लिए कितना पैसा पड़ा है। इस बीच गोफस्ट ने उड़ानों पर लगी रोक 9 जून तक बढ़ा दी है। 2 मई के बाद गोफस्ट की उड़ानें बंद पड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल की बिक्री पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती का असर दिखने लगा है। इसकी बिक्री पर इसका गहरा असर पड़ा है। मई के बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री पर कंपनियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव को 40% से घटाकर 15% कर दिया, जिसके बाद जून में इनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। जून के दौरान रोजाना औसतन सिर्फ 540 इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बिक रहे हैं, जबकि जनवरी से मई के दौरान अगर ये आंकड़ा देखें तो औसतन दिन में 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ बिक रही थी। अब ये घट के 500 रह गई हैं। जापान की ऑटो कंपनी होंडा की भारत में 2030 तक 5 नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना है। इसमें एक फुल इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल होगा। होंडा भारत में एक बार फिर अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। इस क्रम में कंपनी ने मंगलवार को भारत में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी एलिवेट को लॉन्च भी किया है। एलिवेट के जरिए होंडा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किया की सेल्टोस और मारुति ग्रांड विटारा को टक्कर देना चाहती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? गोफस्ट पर करीब से नज़र रखनी होगी। गोफस्ट ने जो अपने ऑपरेशनल रिवाइवल प्लान भेजे थे उससे डीजीसीए संतुष्ट नहीं दिखाई देता। जो सूत्र भी बता रहे हैं भारत के एविएशन रेगुलेटर के कि वो गोफस्ट की उड़ानें चलाने के लिए वित्तीय क्षमता को परखना चाहता है और इसलिए डीजीसीए ने गोफस्ट से अब फिनेंशियल इंतजाम के पैसे के इंतजाम के संसाधनों के बारे में सूचना मांगी है। गोफस्ट से पूछा गया है कि उसे 208 करोड़ रुपए जो लेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने उसकी पूंजी उसके पास है कि नहीं है, जो ईसीजीएलएस स्कीम में पड़ा हुआ पैसा, उसके बाद गोफस्ट के पास कितना पैसा है जिसके जरिए वो इसको चला पाएगी। दूसरी चीज़ ये कि डीजीसीए ने यह भी पूछा है कि गोफस्ट ने जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई है के लिए जो बैंक्रप्सी नियामक ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई है उसका क्या तरीका है, वो कैसे इस पूरे मामले को निपटाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता जो शायद डीजीसीए के और गोफस्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें दिखाई दे रही कि गोफस्ट ने करीब 2600 करोड़ रुपए का 2660 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट किया एयरक्राफ्ट लीज करने वाली कंपनियों का और 1202 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है बाकी वेंडर्स का। ये पैसा नहीं दिया गया और इससे पहले ही कंपनी ने अपने आप को बैंक्रप्सी कोर्ट में बैंक्रप्सी घोषित कर दी है। डीजीसीए शायद ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिनका डिफ़ॉल्ट हो चुका है उन्हें दोबारा सेवा में कैसे लाया जाएगा, उनसे कैसे जहाज लिए जाएंगे, वो वेंडर्स कैसे काम करना शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि एजेंट्स गोफस्ट के टिकटों की बिक्री से या उसकी बुकिंग से मना कर चुके हैं कि उनकी बकायदारी फंसी हुई है। इस गोफस्ट की दोबारा उड़ान शुरू होने में भी कई सारी अड़चनें दिखती हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। खबर ये है कि सरकार ने जो महिला सम्मान स्कीम शुरू की थी उसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। काफ़ी अच्छा निवेश इसमें आया है। क्यों आया है, कितना निवेश आया है, ये जानना चाहते हैं आप? यूलिप पर कितना टैक्स लगता है? अगर आप यूलिप में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स देनदारी कैसे देनी पड़ती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं। आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, वो जमा होता है। शादी के समय, शादी के मौके पर आप वो कितना पीएफ निकाल सकते हैं, आप ये जानना चाहते हैं? या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि हाल में जो अभी आईटीआर फॉर्म लॉन्च हुए उसमें आप अपने लिए कौन सा फॉर्म चुनें, कौन सा फॉर्म आपके लिए सबसे बेहतर है? ये तमाम खबरें मनी9 की वेबसाइट पर तैयार हैं, सजी हैं करीने से। आइए और इन तमाम खबरों को पढ़िए। तो जो खबरें आप मनी सेंट्रल में नहीं सुन पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनका भी उतना ही बेहतर विश्लेषण आपको मनी9 की वेबसाइट पर मिलता है। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। लेकिन अगर आप हेलो मनी9 में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो कल दोपहर 1 से 2 के दौरान गौरव विस्सा जी हमारे साथ होंगे स्टॉक्स पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। 9311211874 पर अपने स्टॉक से जुड़े सवाल भेज दीजिए। इनक्रेड कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं गौरव जी और आपको स्टॉक से जुड़ी हर सलाह देने में समर्थ हैं। तो अगर कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है तो आप अपनी सलाह गौरव जी से ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।